हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सबों का आर्ट्स पाठशाला के इस यूट्यूब चैनल पे, प्यारे यूट्यूब चैनल पे। और जैसा कि हम लोगों ने अपना एक सिलसिला शुरू किया, उसी सिलसिला का आज अगले कदम की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक और चैप्टर को लेकर के हम लोग आपके सामने आए हैं। चैप्टर का नाम आप देख पा रहे होंगे। चैप्टर का नाम विश्व जनसंख्या, वितरण, घनत्व और वृद्धि, जो कि क्लास 12 से चैप्टर सेकेंड विश्व इतिहास मानव भूगोल के जो मूल सिद्धांत है उससे ये चैप्टर लिया गया है। वन शॉर्ट वीडियो है, मुश्किल से 20 से 25 मिनट का आपका हम टाइम लेंगे और उस 20 से 25 मिनट के टाइम में हम आपका लगभग सारा सवाल क्या कर देंगे, जो आपके चैप्टर से संबंधित है वो सब के सब सॉल्व हो जाएंगे। और देख ही रहेंगे, एक ही वीडियो में आपको पूरा समझ में आ जाएगा। और इस चैप्टर से संबंधित जितने भी क्वेश्चन होंगे, जितने भी आपके टॉपिक होंगे, वो सब हम एमसीक्यू फॉर्मेट में हम अगले क्लास में आपको लेकर के आएंगे। सभी को पहले माँ दुर्गा का पता होगा कि पूरे भारत में भी पूजा मनाया जा रहा है, पूजा किया जा रहा है। तो माँ दुर्गा की इस पावन पावन शुभ अवसर जो कहना चाहिए, उस पर आप सबों को हार्दिक हार्दिक बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं। और माँ दुर्गा आप पर कृपा बनाए रखे, कृपा बरसाए रखे और हमेशा आप ऐसे ही आगे जीवन बढ़ते रहिए, खूब तरक्की करिए, खूब आगे बढ़िए। तो आज हमारा टॉपिक क्या है, इसको हम लोग देखते हैं। आर्ट्स पाठशाला, एजुकेशन विथ ऑनेस्टी, हमेशा से आपके लिए ऑनेस्टी के साथ लगा हुआ और आगे भी ऑनेस्टी के साथ ही हम लोग लगे रहेंगे। क्रैश कोर्स, जैसा कि हर वीडियो में आपको देखने को मिलता होगा, क्रैश कोर्स क्लास 12 के लिए। जो बच्चे क्लास 12 में क्रैश कोर्स की तैयारी करना चाहते हैं 12th के आर्ट्स लेकर के, उनके लिए भी एक सुनहरा अवसर। साथ ही साथ जो बच्चे सीयूटी की तैयारी करना चाह रहे हैं उनके लिए भी एक सुनहरा अवसर है। आप फाउंडेशन और टारगेट दोनों बैच में हमसे जुड़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक को। सबसे पहला हमें देखना है कि विश्व में जनसंख्या, चैप्टर का नाम आप देख पा रहे होंगे, द वर्ल्ड पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी एंड ग्रोथ, विश्व जनसंख्या, वितरण, घनत्व और वृद्धि। क्या कहता है, जरा गौर करिए। लिखा है विश्व में जनसंख्या का वितरण जो पैटर्न है वो सभी जगह, या घनत्व, जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या वृद्धि के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। यानी कि देखो क्या, पैटर्न्स ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, वर्ल्ड ऑफ पॉपुलेशन, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंपोनेंट पॉपुलेशन चेंज ऑफ माइग्रेशन टेन टू द, ये सब टॉपिक हमें देखना है। ये सारे टॉपिक हमें इसमें देखना है। ये चैप्टर में हमारा पूरा संरचना है, ऐसा स्ट्रक्चर बना हुआ है। इस चैप्टर को हमें समझना है। सबसे पहला देखना है डिस्ट्रीब्यूशन क्या है वर्ल्ड में, फैक्टर क्या क्या है डिस्ट्रीब्यूशन को जो प्रभावित करता है, फिर उसके बाद कंपोनेंट्स क्या है जो पॉपुलेशन चेंज होता है, फिर उसके बाद जो परिवर्तन जिसको बोलते हैं, जनसंख्या वृद्धि का रुझान क्या है, कैसे है, इन सारे चीज़ों से संबंधित टॉपिक पे हम लोग डिस्कशन करते हैं। चलिए सबसे पहला बात करते हैं जनसंख्या का महत्व क्या है, यहाँ से आपका टॉपिक शुरू होता है। सबसे पहले बात करते हैं जनसंख्या बोलते किसको है, किसको बोला जाता है जनसंख्या। सबसे पहला सवाल है, जिसको पॉपुलेशन भी आप कहते हैं। पॉपुलेशन किसको कहते हैं, किसी भी एक विशेष क्षेत्र में रह रहे लोगों की संख्या को जनसंख्या कहते हैं। मतलब लिविंग पीपल ऑफ एनी एरिया, है ना, जो एरिया में कोई लोग रहते हैं उसी को काउंट कर लो, उसी को देख लो, वही क्या कहलाता है, आपका जनसंख्या कहलाता है। और जनसंख्या जो है वो कंट्री के लिए रियल वेल्थ होता है। यानी कि पॉपुलेशन जो है पीपल का, या पीपल जो है वो कंट्री का रियल वेल्थ होता है, हु मेक यूज इट्स रिसोर्स। क्योंकि जो भी संसाधन आपके अर्थ पे अवेलेबल है उसको कौन यूज करना सिखाता है हमें, कौन यूज करना बताता है हमें, तो वो मानव बताता है। इसलिए मानव एक इंपॉर्टेंट रिसोर्स होता है, उसके संसाधनों का उपयोग करते हैं। वो किसी भी देश के मानव संसाधन का आधार का निर्माण भी तय करता है और अर्थव्यवस्था के विकास में मदद भी करता है। अगर आप किसी देश की अर्थव्यवस्था का बात करते हैं तो अर्थव्यवस्था का मतलब क्या होता है, अर्थव्यवस्था का मतलब होता है कि उस देश में रहने वाले लोगों की व्यवस्था क्या है, उस लोग में रहने वाले लोगों का इनकम का सोर्स क्या है, वो कितना कमाते हैं, लोगों पे बात होगा। अर्थव्यवस्था मतलब यहाँ पर लोगों का बात करता है, और वही लोग तो क्या है बताइए, संसाधन है हमारे लिए। 21वीं सदी की शुरुआत में दुनिया की जनसंख्या 6 अरब थी, हालांकि अब इसकी आबादी 8 अरब हो गई है। अगर अभी वर्तमान में हम आपको बात करें तो इसकी आबादी कितनी हो गई, 8 अरब हो गई है। दुनिया की जनसंख्या असमान रूप से वितरित है। आपको यह भी पता होना चाहिए कि दुनिया के हर देशों की जनसंख्या एक जैसी नहीं है। दुनिया के देशों का जनसंख्या जो है उसका वितरण जो है वो असमान है। मतलब कहीं बहुत ज़्यादा, कहीं बहुत कम। मतलब इसका एक सिमिलर पैटर्न नहीं है कि हाँ अगर 1 करोड़ यहाँ आबादी है तो दूसरी जगह भी वही आबादी होगी, नहीं, ऐसा नहीं है। दुनिया के सभी देशों की आबादी जो है, पैटर्न जो है वो कैसा है, असमान है। एक जॉर्ज बी ग्रेसी हैं जिन्होंने बड़ा बढ़िया एक परिभाषा बताया कि एशिया हैज़ मेनी प्लेस वेयर द पीपल आर फ्यू एंड द फ्यू प्लेस वेयर द पीपल आर मैनी। जॉर्ज ग्रेसी ने बताया था कि जॉर्ज बी ग्रेसी ने कहा था कि एशिया के कई ऐसे जगहें हैं जहां पर बहुत कम लोग रहते हैं,
बहुत ऐसे जगह हैं जहां पर कम लोग रहते हैं और बहुत कम जगह है जहां बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आबादी जो है किस एक क्षेत्र में बहुत ज़्यादा है और किसी क्षेत्र में बहुत कम है। मतलब किसी क्षेत्र में आबादी जो है, अगर हम एग्जाम्पल आपको बताएं तो सोचिए ये छोटा सा क्षेत्र है इसका, यहां पर आबादी बहुत ज़्यादा मिलेगा आपको, बहुत ज़्यादा, जबकि इतने बड़े क्षेत्र में आबादी आपको क्या होगा, कम मिलेगा। तो उन्होंने ये बताने का प्रयास किया कि एशिया के कुछ क्षेत्रों में जहां आबादी बहुत ज़्यादा है उसका एरिया कम है, और जिस एरिया का क्षेत्रफल एरिया ज़्यादा है वहां आबादी क्या है, कम है। ये किनका परिभाषा है, ये जॉर्ज बी ग्रेसी का। इसके अलावा गौर करिए, इसके अलावा क्या कहता है, दुनिया में जनसंख्या का पैटर्न क्या है, याद करिए, यानी द टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन रेफर टू द वे पीपल स्पेस्ड ओवर द अर्थ। अब बताइए पॉपुलेशन का मतलब क्या है, यानी जनसंख्या वितरण शब्द का मतलब है कि पृथ्वी की सतह पर लोगों का फैलाव, कहां तक लोग फैले हुए, कहां पर लोग हैं, उनके फैलाव को, उनके टर्म्स को, उनके डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन के नाम से जानते हैं। मोटे तौर पर अगर आप देखेंगे तो 90% आबादी जो है इस भूमि पे 10% से भी कम में रहते हैं। मतलब अगर पूरी दुनिया की आबादी अगर 90% को आप एक साथ रखिए तो ये पूरे पृथ्वी के मात्र 10% क्षेत्रफल पे रह रहे हैं। ये भूमि का क्षेत्रफल है और ये क्या है, पॉपुलेशन है। सोच के जरा देखिए, मतलब दुनिया की आबादी 90% सिर्फ 10% भूमि पर है, 90% आबादी सिर्फ 10% की भूमि पर है, और उसमें से भी जो 10 बड़े हैं, अब अधिक आबादी वाले देश हैं, उनमें से 10 बड़े आबादी वाले देश हैं, जरा आप उनका नाम, आपको इधर मेंशन नहीं किया गया, लेकिन अगर हम आपको बताएं तो दुनिया के टॉप मोस्ट कंट्री में अगर हम आपको लिस्ट अप करें तो आप सबसे पहले नाम लीजिएगा इंडिया का, फिर उसके बाद चाइना का, फिर उसके बाद यूएसए का, आप इस तरीके से नाम जोड़ते चले जाइएगा। तो कहीं ना कहीं आपको आबादी के आधार पे कई देश आपको देखने को मिल जाएंगे, लेकिन आपको समझना ये है कि कहाँ पर आबादी ज़्यादा है। अब एशिया में आप आइए, एशिया में इंडिया और चाइना को आप पकड़िए, आपको साफ साफ एहसास हो जाएगा कि एशिया में इंडिया और चाइना दोनों को आप मिला दीजिए तो अप्रॉक्स में बताइए 3 अरब आबादी सिर्फ इस दोनों का हो जाता है। अब बताइए एशिया में इस तीनों को, दोनों देश को मिला लीजिए, देखिए आपको कितना बड़ा अंतर देखने को मिल सकता है। इसलिए कहा जाता है डेंसिटी क्या होता है, जनसंख्या घनत्व क्या होता है। जनसंख्या घनत्व किसको कहते हैं, जनसंख्या घनत्व का मतलब हो गया कि जनसंख्या की संख्या और भूमि के आकार के बीच का अनुपात, यानी कि जनसंख्या घनत्व का मतलब होता है कि आपकी आबादी कितनी है, आपकी आबादी कितनी है और आपका भूमि कितना है। जब हम आबादी में भूमि से भाग दे देते हैं तो जो हमें निकल करके आता है अनुपात में, वही हमारा क्या कहलाता है, बताइए, जनसंख्या घनत्व कहलाता है। टू अंडरस्टैंड द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ पॉपुलेशन एंड साइज ऑफ लैंड, यानी कि जितना आबादी है और जितनी आपकी क्षेत्रफल है उसको डिवाइड करके ये निकाला जाता है। द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज मेजर इज पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। इसको कैसे मेजर करते हैं, तो इसको पर पर्सन स्क्वायर किलोमीटर पे मेजर करते हैं। यानी कहने का मतलब हो गया कि 1 स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रह रहे होते हैं। अगर हम मान के चलिए कि 1 किलोमीटर लंबा, 1 किलोमीटर चौड़ाई ले लिए, इसमें मान लीजिए 5 आदमी रह रहे हैं, तो बोलेंगे जनसंख्या घनत्व तो 5 है। जनसंख्या घनत्व कितना है, 5 है। तो इस तरीके से जनसंख्या घनत्व निकाला जाता है। जनसंख्या घनत्व में 2 शब्द याद रखिएगा, जनसंख्या घनत्व में बात होता है किसका, पॉपुलेशन का, जनसंख्या घनत्व में बात होता है किसका, क्षेत्रफल का। तो पॉपुलेशन में जब क्षेत्रफल से भाग देते हैं तो जो निकल करके आता है उसको क्या बोलते हैं, बताइए, उसको पॉपुलेशन डेंसिटी के नाम से जाना जाता है। चलिए अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। अगला पॉइंट क्या है, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन है। कहने का मतलब यह है कि क्या सभी जगह जनसंख्या आपको एक जैसा मिलेगा, तो आप आंसर कहिएगा नहीं, सभी जगह जनसंख्या एक जैसा नहीं है। तो ऐसा क्या कारण है कि सभी जगह जनसंख्या एक जैसा नहीं है, तो आप बताइएगा। ऐसे बहुत सारे कारक हैं, ऐसे बहुत सारे कारण हैं जिसके तहत आप कह सकते हैं कि पूरी दुनिया की आबादी एक जैसी नहीं है। हम एग्जाम्पल आपको बताते हैं। सबसे पहला ज्योग्राफिकल फैक्टर, ग्राफिकल कारक, इसको ज्योग्राफिकल फैक्टर के नाम से आप जानिएगा। इसको ज्योग्राफिकल फैक्टर, यहाँ स्पेलिंग गलत है, इसको भौगोलिक कारक बोलते हैं। क्या बोलते हैं बताइए, इसको भौगोलिक कारक कहते हैं। भौगोलिक कारक, भौगोलिक कारक में क्या क्या आता है, भौगोलिक कारक में आता है पानी की उपलब्धता, यानी कि क्या बोले इसको, वाटर। दूसरा भूमि की स्वरूप, भूमि का स्वरूप कैसा है। इसके अलावा जलवायु, है ना, ये सारे कुछ फैक्टर आते हैं जो, इसके अलावा मिट्टी भी कर लीजिए, ये सारे कुछ फैक्टर हैं। अब एक मिनट एक एक करके थोड़ा समझिए। जहां पर आप पढ़े होंगे सभ्यता के बारे में, जितनी भी सभ्यता, आपको पता होगा कि जहां पर आबादी ज़्यादा रही है वहां पर कहीं ना कहीं वाटर का सोर्स अवेलेबल रहा है। तो जिस भी देश में, जिस भी राज्य में, जिस भी क्षेत्र में आबादी ज़्यादा है, समझिए वहां वाटर अवेलेबल होगा, क्योंकि मानव जल पे निर्भर है। जल है तो कल है, मानव पूरी तरह से डिपेंडेंट है किस पे, जल पे। तो अगर जल ही नहीं होगा तो फिर हमारा कल नहीं होगा। तो मानव वहां ज़्यादा रहना पसंद करता है, मानव अपने आप को फेवर वहां ज़्यादा करता है
जहाँ पर जल इजीली अवेलेबल हो जाए। आप जितनी भी सभ्यताएं पुरानी पढ़ ली, आप इंडस वैली सिविलाइजेशन, मेसोपोटामिया की सभ्यता, वांगो की सभ्यता, आप जितनी भी सभ्यता पढ़ेंगे सबको गौर करिएगा तो आपको नदी के किनारे मिलेगी। इवन कि आज भी बड़े बड़े शहर आपको देखने को मिलेगा तो नदी के किनारे मिलते हैं। इसका मतलब है कि जल हमारे लिए एक महत्वपूर्ण कारक है। दूसरा कारक क्या है? लैंड फॉर्म्स। कहीं प्लेन है, कहीं माउंटेन है, कहीं प्लेट्यू है, कहीं आइलैंड है। अब हर जगह तो आप नहीं एडजस्ट कर सकते हैं। जो प्लेन एरिया होगा, सतह होगा, वो आपके लिए आसान होगा, वहाँ पर आप आराम से खेती कर सकते हैं, वहाँ पर आराम से परिवहन कर सकते हैं, वहाँ पर आराम से आप इंडस्ट्री लगा सकते हैं, तो आपके लिए फेवरेबल होगा। फिर उसके बाद क्लाइमेट। अब क्लाइमेट क्या होता है? कहीं बहुत गर्मी होता है, कहीं बहुत ज़्यादा ठंडाई होती है, कहीं बहुत ज़्यादा बरसात होता है, तो आपके तीनों कंडीशन खराब हैं। ऐसे जगह को हम लोग चुनना ज़्यादा पसंद करते हैं जहाँ पर गर्मी, ठंडी, बरसात आपको सब बराबर देखने को मिले। तो ऐसे क्षेत्रों में हम रहना ज़्यादा पसंद करेंगे, मॉडरेट एरिया में। तो क्लाइमेट भी आपका फैक्टर हो गया। फिर उसके बाद इकोनॉमिक फैक्टर, जिसको आप आर्थिक कारक कहते हैं। भैया जहाँ मिनरल्स होगा, जहाँ खनिज होगा, वहाँ पर क्या होगा? खनन होगा तो लोगों को रोजगार मिलेगा, तो लोगों का कंसंट्रेशन वहाँ पर होगा। सोच के देखिए। फिर उसके बाद अर्बनाइजेशन। जैसे जैसे शहरीकरण होते जाएगा, जैसे जैसे गांवों से लोग शहर की तरफ निकलते चले जाएंगे, धीरे धीरे शहरों में लोगों का केंद्र बढ़ते चला जाएगा, कई तरह के सेवाएं दी जाने लगेगी, कई तरह की सुविधाएं मिलते चली जाएंगी, तो धीरे धीरे शहर बढ़ते चला जाएगा। तो बताइए वो केंद्र बन जाएगा। तो कौन कारक? इकोनॉमिक, क्योंकि शहर में कई तरह से रोजगार के अवसर होते हैं। इसके अलावा इंडस्ट्रियलाइजेशन। जब खनन होगा, खनिज निकालोगे तो भैया इंडस्ट्री लगाओगे, लोगों को रोजगार चाहिए तो लोग मूव करके आएंगे। बताइए इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, लोगों का कंसंट्रेशन एक जगह पर होगा। तो ये हो गया हमारा इकोनॉमिक फैक्टर। इसके अलावा हम बात करें सामाजिक और सांस्कृतिक कारक। धार्मिक सांस्कृतिक महत्व, आप वहां ज्यादा रहना पसंद करेंगे जहां पर धार्मिक रूप से, इसके अलावा क्या बोलते हैं आप, राजनीतिक रूप से आप जहां पर स्थिर रह सकें। क्या अभी हम आपको बोलेंगे कि आप जाकर के अभी हमास में रह लीजिए, क्या अभी इजराइल में रह लीजिए, अभी आप जाकर के फिलिस्तीन में रह लीजिए? आप नहीं रह पाइएगा। ईरान में रहिए, नहीं रहिएगा। क्यों? क्योंकि अभी वहाँ के सांस्कृतिक, राजनीतिक, भौगोलिक बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो आप वहाँ पे ज़्यादा रहना पसंद करेंगे जहाँ पर माहौल शांत हो, जहाँ पर आपको धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, समुदाय के नाम पे इन सारे तीरों को हिंसा ना देखने को मिले। आप वहाँ पे रहना ज़्यादा पसंद करेंगे। तो आबादी भी आपका कहीं ना कहीं सारे कारकों पे निर्भर कर जाता है। तो सवाल था कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो डिस्ट्रीब्यूशन को इन्फ्लुएंस करता है। तो फैक्टर जो इन्फ्लुएंस करता है उसमें भौगोलिक कारक, आर्थिक कारक और सामाजिक कारक होते हैं। चलिए इसके अलावा हम लोग नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। पॉपुलेशन ग्रोथ क्या होता है, जनसंख्या वृद्धि क्या होता है। तो भैया जनसंख्या वृद्धि का मतलब हो गया कि दो समय अंतराल के बीच, अब 2011 से 2021 के बीच को पकड़िए, 2011 से 21 के बीच में जनसंख्या में कुछ तो परिवर्तन हुआ होगा। अरे या तो अप नहीं तो डाउन, कुछ तो हुआ होगा। सिंपल सा, दो समय अंतराल के बीच में पॉपुलेशन का परिवर्तन होना क्या कहलाता है, जनसंख्या वृद्धि कहलाता है। यानी जनसंख्या वृद्धि या जनसंख्या परिवर्तन से तात्पर्य है किसी भी क्षेत्र में एक निश्चित समय अवधि के दौरान वहां के निवासियों के संख्या में होने वाला परिवर्तन, वहां के निवासियों में होने वाला परिवर्तन। यानी दो समय अंतराल के बीच में जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन को हम नाम देते हैं जनसंख्या वृद्धि। अब जनसंख्या वृद्धि क्या हो सकता है बताइए। जनसंख्या वृद्धि प्लस भी हो सकता है, जनसंख्या वृद्धि माइनस भी हो सकता है। इसलिए कहा जाता है कि जनसंख्या वृद्धि ऋणात्मक भी होते हैं और जनसंख्या वृद्धि धनात्मक भी होते हैं। यह क्षेत्र की आर्थिक विकास, सामाजिक उत्थान और ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक पृष्ठभूमियों का एक महत्वपूर्ण संकेत होता है। यानी सोचिए, जिस शहर का विकास ज्यादा हो गया होगा वहां पर जनसंख्या का वृद्धि ज्यादा हो जाएगा। जिस शहर का विकास नहीं होगा वहां पर समाज क्या होगा, कमजोर होगा, वहां पर लोगों का डेवलपमेंट नहीं होगा तो लोग वहां नहीं आएंगे। तो समाज की स्थिति के हिसाब से जनसंख्या वृद्धि होता है। इसलिए कहा जाता है कि ये एक इंपॉर्टेंट इंडिकेटर होता है हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट का भी। हम आपको बोले ना कि शहर विकास करेगा तो आबादी ज्यादा होगी, वृद्धि ज्यादा होगा। तो बताइए इकोनॉमिक फैक्टर। दूसरा क्या, सोशल अपलिफ्टमेंट। अब महिलाओं की स्थिति बेहतर होगी, महिलाओं के साथ भेदभाव नहीं होगा, महिलाओं के साथ अत्याचार नहीं होगा, तो महिलाओं की स्थिति भी सामान्यतः आपको अच्छे देखने को मिलेंगे। तो वहां भी आपको पता चलेगा कि जनसंख्या वृद्धि कहीं ना कहीं कारक है जो प्रभाव डाल रहा है। इसके अलावा हम बात करें जनसंख्या परिवर्तन के कौन कौन से कारक है। अगर मान ली जनसंख्या वृद्धि हो रहा है, जनसंख्या में परिवर्तन हो रहा है, तो इसके कौन कौन से कारक हो, तो जरा गौर करिएगा। देयर आर 3 कंपोनेंट्स ऑफ पॉपुलेशन चेंज। पॉपुलेशन कंपोनेंट्स 3 हैं चेंज करने वाले। जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले 3 कारक हैं। पहला आपको हम बात करें तो क्रूड बर्थ रेट। क्रूड बर्थ रेट, असल मत करिएगा इसका, आप कर लीजिए क्रूड बर्थ रेट, ठीक है। दूसरा क्रूड मृत्यु दर जिसको बोलते हैं क्रूड डेथ रेट। एक होता है माइग्रेशन जिसको क्या बोलते हैं प्रवास। क्रूड बर्थ रेट क्या होता है, इट एक्सप्रेस द नंबर ऑफ लाइव बर्थ इन अ ईयर पर 1000 ऑफ पॉपुलेशन। यानी 1000 की आबादी पर कितनी जनसंख्या जन्म ली, 1000 की आबादी पर कितनी जनसंख्या जन्म ली, इसको क्रूड बर्थ रेट के नाम से जानते हैं। यानी इसको बोलते हैं CBR,
क्या बोलते हैं, सीबीआर। सीबीआर का मतलब क्या हो गया कि हम जितने देश के आबादी को निकालते हैं उस आबादी पर कितना 1000 उसका रेशियो मान लो और उसमें कितनी आबादी बढ़ गई, तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्रूड बर्थ रेट। इसी को उलट लो, इट एक्सप्रेस दैट नंबर ऑफ डेथ पार्टिकुलरली ईयर ऑन 1000, 1000 पे कितने लोग डेथ कर गए, इसको क्या निकालते बताइए, क्रूड बर्थ डेथ रेट। भैया जनसंख्या बढ़ेगा या घटेगा डिपेंड तो इसी पे करेगा ना कि कितनी आबादी बढ़ी है कितनी घटी है, कितने लोग जन्म लिए हैं, कितने बच्चे जन्म लिए, कितने लोग मर गए। तो ये मरने और घटने की वजह से ही आबादी पे परिवर्तन होता है, या जन्म लेने की वजह से आबादी में क्या होता है, परिवर्तन होता है। तो ये दो कारक हो गए। तीसरा कारक होता है माइग्रेशन। माइग्रेशन का मतलब क्या हो गया, मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, यानी लोगों का मूव होना, किसी कारण से मूव करेंगे, एक स्थान से जब दूसरे स्थान मूव करेंगे तो मूव करने वाले कारक भी क्या कहलाएंगे बताइए, एक माइग्रेशन का फैक्टर बन जाएगा। क्यों माइग्रेशन करेंगे, अगर हम सोचिए एक मिनट के लिए कि गांव से निकल करके शहर की तरफ आए, तो गांव से आप निकल के शहर की तरफ आए तो ये शहर की तरफ आना ही क्या है बताइए, माइग्रेशन है। तो कहने का मतलब जब लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते हैं तो जिस स्थान पे वो जाते हैं मूल स्थान कहलाता है। देखिए इसमें दो स्थान आता है, एक मूल स्थान होता है और एक गंतव्य स्थान होता है। मूल स्थान का मतलब है कि जिस जगह को छोड़ के आप निकले, जिस जगह को छोड़ के आप निकले, क्या कहा गया, जिस स्थान से वो जाते हैं, जिस स्थान से वो जाते हैं उसको मूल स्थान, और जिस स्थान पर आप जाते हैं उसको गंतव्य स्थान के नाम से जानते हैं। एक और शब्द इंग्लिश में उसको सुनिएगा, उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, पीपल मूव फ्रॉम प्लेस टू अनदर प्लेस एंड प्लेस दे मूव फ्रॉम कॉल्ड प्लेस ऑफ ओरिजिन, यानी जिस जगह से आप छोड़ के गए वो जगह प्लेस ऑफ ओरिजिन, और जिस जगह पर आप गए उसको प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन के नाम से जानते हैं। बताइए क्यों प्रवास किए, आपको पता ही होगा, आप सभी जानते हैं। आप पढ़ने वाले बच्चे मैक्सिमम अपने गांव अपने शहर को छोड़ के कहीं दूसरे शहरों में जाते हैं, आपने माइग्रेशन किया। रोजगार कमाने के लिए लोग एक शहर से निकल करके दूसरी तरफ गए, आपने माइग्रेशन किया। तो अब जिस शहर को, जिस जगह को छोड़ करके दूसरी जगह पे गए, आपने वहां पर क्या कर दिया, जनसंख्या में परिवर्तन ला दिया। जिस जगह को छोड़ के गए वहां माइनस, जिस जगह पे गए वहां प्लस, तो भैया प्लस और माइनस होना ही तो जनसंख्या परिवर्तन है। सिंपल सा बात तो कह रहा हूं। अब आता है अप्रवासन और एक आता है उत्प्रवासन, जिसको बोलते हैं आप इमिग्रेशन और एमिग्रेशन। एमिग्रेशन और इमिग्रेशन। इमिग्रेशन क्या होता है, जो प्रवासी किसी नए स्थान पर जाते हैं वो अप्रवासी कहलाते हैं। मतलब हम सपोज करिए ए स्थान से निकल करके बी स्थान पे पहुंचे, तो बी स्थान के लिए हम अप्रवासी हो गए, बी स्थान के लिए हम क्या हो गए, इमिग्रेशन हो गए। और माइग्रेट हु मूव आउट द प्लेस, और यहां के लिए हम क्या हो गए बताइए, एमिग्रेशन हो गए। यानी कि उत्प्रवास का मतलब है कि आप जहां से निकले, आप जहां से निकले, तो अप्रवास और उत्प्रवास। अप्रवास मतलब हो गया जहां पर आप गए, जिस जगह पे आप गए, जिस स्थान पे आप गए, और उत्प्रवास का मतलब जिस स्थान से आप गए। तो ये आपसे पूछा हुआ सवाल है, आप इसको बढ़िया से बना लीजिएगा। उत्प्रवास और अप्रवास क्या होता है आप उसको देख लीजिएगा। अगले पॉइंट्स की तरफ मूव करते हैं। प्रवास का क्या क्या कारण, दे ही दिया आपको, प्रवास का क्या क्या कारण होता है। ऐसे बहुत सारे फैक्टर होते हैं, लेकिन आपको यहां पर दो कारक पढ़ना है, एक पुश फैक्टर, एक पुल फैक्टर। पुश फैक्टर, पुल फैक्टर आप नॉर्मली तौर पे आप जब कभी कहीं गेट पे या कोई दरवाजे पे ऑफिस में अगर आप जाते होंगे तो आप उसको गौर करिएगा, डोर जो होता है उसमें दो चीज़ लिखा होगा, या तो पुश या तो पुल। अगर पुल लिखा है तो उसको धक्का दीजिए, अगर मतलब उसको अंदर की ओर, सॉरी पुश लिखा है तो उसको अंदर की ओर धक्का दीजिए, पुल किया है तो उसको अपनी ओर खींचिए। तो भैया आबादी भी यही होता है कि कोई क्या करता है, आबादी को खींचता है, और कोई क्या करता है, आबादी को धक्का देता है। अब सोचिए बेरोजगारी होगा तो आबादी को धक्का दोगे ना, भैया कह रहे हो कि तुम यहां से जाओ। गरीबी होगा, तुम कह रहे हो यहां से जाओ, समझ में आ रहा है ना। तो अशिक्षा होगा, क्या कहोगे, यहां से जाओ। रोजगार के अवसर नहीं हो, क्या करोगे, यहां से जाओ। तो यानी जिसको तुम जाने के लिए बोल रहे हो वो हो गया पुश फैक्टर। अब बताओ, जहां पर रोजगार होगा, जहां पर शिक्षा होगा, जहां पर रोजगार के अवसर होंगे, जहां पर सुविधाएं होंगे, वो क्या करेगा, आपको खींच रहा है। तो जो आपको सुविधाओं की वजह से खींच रहा है वो कहलाएगा पुल फैक्टर, और जो आपको असुविधाओं की वजह से धक्का दे रहा है वो कहलाएगा आपको पुश फैक्टर। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन पुश फैक्टर, पुश का मतलब हो गया कि किस वजह से आपको धक्का दिया जा रहा है। तो कहने का मतलब हो गया फैक्टर मेक पीपल origin seems to the less attractive for the reason like unemployment, unpleasant climate, political turmoils, poor living condition, natural disaster, epidemics and socio-economic backwardness। ये सारे कारक, राजनीतिक उथल पुथल, खराब रहने की स्थिति, प्राकृतिक आपदाएं, आर्थिक पिछड़ापन, महामारी, सामाजिक गरीबी, तो ये सब निकल करके कारक बन जाते हैं किसके, पुश कारक के। इसको बोलते हैं पुश कारक, यानी अपकर्ष और उत्कर्ष के नाम से आप इसको पढ़ेंगे, है ना। प्रतिकर्ष, सॉरी अपकर्ष और प्रतिकर्ष के नाम से, यानी ये प्रतिकर्ष कारक हुए, अपकर्ष कारक हुए, ये आपको क्या करेगा, खींचेगा। अब पुल फैक्टर क्या करेगा, इन्हीं को उल्टा कर लो। तो वो ऐसे फैक्टर जो आपको खींचने पे मजबूर कर दे उसको क्या बोलिएगा, आप उसको पुल फैक्टर कहिएगा। क्या कहिएगा, पुल फैक्टर। तो बताइए, आप एक बोलते हैं रोजगार का सुविधा, पुल फैक्टर,
शिक्षा का सुविधा पुल फैक्टर, उसके अलावा स्वास्थ्य की सुविधा पुल फैक्टर, समझ में आ रहा है, अच्छा क्लाइमेट पुल फैक्टर, तो पुश फैक्टर और पुल फैक्टर ये दोनों फैक्टर होते हैं। इसके अलावा हम बात करें आपसे जनसंख्या वृद्धि का रुझान, अगर आप गौर करेंगे तो अर्थ का आबादी जो है, पृथ्वी पर आबादी वो 6 के बदले क्या हो गया 8 बिलियन हो गया। आफ्टर द इवोल्यूशन एंड इंट्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर, जिस समय एग्रीकल्चर का खोज हुआ था, एग्रीकल्चर किया जा रहा था, उसमें 8 से लगभग 8 से 12,000 साल पहले का बात करेंगे, साइज ऑफ पॉपुलेशन वाज 8 मिलियन। सोचिए सिर्फ 80 लाख आबादी थी पूरी दुनिया की, पूरी दुनिया की आबादी 80 लाख थी। लेकिन फर्स्ट सेंचुरी आते आते, मतलब पहला सेंचुरी आते थे, जब से हमने 1 साल शुरू कर दिया, तब दुनिया की आबादी बढ़ करके क्या हो गया बताइए 300 मिलियन हो गया। यानी जिसकी आबादी पहले 8 थी मिलियन थी, वो 300 मिलियन हो गए। चलिए ठीक है। इसके अलावा 16वीं 17वीं शताब्दी आते आते जैसे जैसे हमने व्यापार का विस्तार किया, जैसे जैसे बड़ी कंपनियां आना जाना शुरू किया, उस समय भी आबादी क्या हो गया लगातार बढ़ते चला गया। फिर उसके बाद 1750 आते आते 1750 आते आते औद्योगिक क्रांति आ गई, उद्योग आ गया, उद्योग में बहुत बड़ा क्रांति आ गया, उसमें आबादी 550 मिलियन हो गया। 18वीं शताब्दी घुसते घुसते औद्योगिक क्रांति के बाद, व्यापार के बाद पूरी दुनिया में जनसंख्या का क्या हो गया बाढ़ आ गया, जनसंख्या का विस्फोट हो गया। आपसे पूछे किस शताब्दी के बाद सबसे ज़्यादा, या किस मतलब दशक के बाद, सॉरी किस सेंचुरी के बाद आबादी सबसे ज़्यादा बढ़ा, तो याद रखिएगा 18वीं शताब्दी के बाद आबादी बहुत तेज़ी से बूम कर गया। ठीक है, डबलिंग हो गया, डबलिंग रेट हो गया। डबलिंग रेट का मतलब क्या हो गया कि कितने सालों में आबादी आपकी दुगुनी हो जा रही है, उसको डबलिंग रेट बोलते हैं। डबलिंग रेट का मतलब है दोगुना, कितने मतलब क्या नाम है, साल में आबादी क्या हो जा रहा है दुगुना हो जा रहा है। जैसे मानव जनसंख्या 1 अरब आंकड़ा छूने में 10 लाख साल से भी ज़्यादा समय लगा, नहीं थोड़ा उसको 1 मिनट, इसको हिंदी से बढ़िया थोड़ा रुक जाइए, इसको ऐसे समझिए। लुक एट द मिलियंस ऑफ ईयर, मतलब लाखों साल लग गए पॉपुलेशन अटेंड टू द 1 बिलियन। 1 बिलियन होने में, 1 अरब होने में कई साल लग गए, लेकिन 12 साल लगा उस 5 से 6 बिलियन होने में। सोचिए 12 साल, जो पहले 100 साल लगा करता था, 1000 साल लगा करता था, अब उसको कन्वर्ट होने के लिए सोचिए 12 साल लगा। यानी 5 से 6 बिलियन होने में, 1 बिलियन बढ़ने में मात्र 12 साल लगा। इट टेकिंग मोर देन डबल ऑफ द देयर पॉपुलेशन कंपेयर टू डेवलप कंट्री। एक और बात समझिएगा, विकसित देशों में अपनी जनसंख्या दोगुनी करने में विकासशील देशों की तुलना में ज़्यादा समय लग रहा है। मतलब कहने का ये हुआ, जहाँ गरीबी ज़्यादा है, जो विकासशील देश है वहाँ पर आबादी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, वहाँ पर आबादी दोगुनी बहुत तेज़ी से हो रही है। लेकिन जो विकसित देश है, जो डेवलप कंट्री है, वहाँ पर आबादी बहुत कम बढ़ता है, क्योंकि वहाँ पर जन्म दर, मृत्यु दर, इन सबको कंट्रोल कर लिया जाता है। पॉपुलेशन ग्रोथ रेट टेकिंग प्लेस इन द डेवलपिंग कंट्री, आपको डेवलपिंग कंट्री में पॉपुलेशन ग्रोथ रेट क्या होगा कम देखने को, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट ज़्यादा मिलेगा डेवलपिंग कंट्री में। विकासशील देशों में आपको आबादी ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि वहाँ पर आबादी ज़्यादा होने का कारण होता है क्योंकि वहाँ पर शिक्षा, बेरोजगारी ये सब इतनी ज़्यादा होती है कि लोगों को आबादी का ज़्यादा होना कम होना कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे यमन, लाइबेरिया, सोमालिया, सऊदी अरेबिया, ये सब ऐसे देश हैं जहाँ पर जनसंख्या का वृद्धि दर बहुत तेज़ी से है। जनसंख्या वृद्धि के स्थानिक पैटर्न का बात करेंगे अगर, तो एनुअल पॉपुलेशन चेंज 1.6% था 1990-95 में, वो ये बढ़ करके बताइए कितना 1.4 हो गया, मतलब घटा है थोड़ा सा। क्यों? क्योंकि धीरे धीरे शिक्षा, धीरे धीरे रोजगार बढ़ा है, तो लोगों को आबादी कम करने के प्रति लोगों में अवेयरनेस आई है। जैसे जैसे जनसंख्या नीति आई, जैसे जैसे लोगों ने फैमिली प्लानिंग किया, वैसे वैसे आबादी को हमने क्या किया कंट्रोल किया। दिस ड्यू टू द वेन स्मॉल एनुअल रेट ऑफ अप्लाई ऑफ वेरी लार्ज पॉपुलेशन। अच्छा एक बात आपको पता है कि जिस क्षेत्र की या जिस राज्य की या जिस जगह की आबादी बहुत ज़्यादा है, और अगर उसमें थोड़ा बहुत भी परसेंटेज बढ़ जाएगा तो आबादी बहुत तेजी से बढ़ जाएगा, बड़ी जनसंख्या में परिवर्तन होगा। शिशु मृत्यु दर वृद्धि दर प्रवास के दौरान मृत्यु में एक कारण, मुख्य कारण हो सकता है। जैसे शिशु मृत्यु दर वृद्धि हो गया, मान लीजिए कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बढ़ गया, मतलब बच्चे जन्म लेने के 1 साल के अंदर ही मरने शुरू हो गए, माँ जन्म देने के साथ ही डेथ करने लग गए, तो ऐसे कंडीशन में कहीं ना कहीं पैटर्न में आपको परिवर्तन देखने को मिल जाएगा। क्योंकि गरीब जहाँ पर होगा ज़्यादा, गरीबी जहाँ पर ज़्यादा होगा, वहाँ पर ये सब चीज़ आपको ज़्यादा देखने को मिल जाएगा। अब क्या होता है भैया, जब जनसंख्या परिवर्तन होगा तो जनसंख्या परिवर्तन होगा तो इसका कुछ प्रभाव देखने को मिलेगा। तो पहला बात करते हैं पॉजिटिव, दूसरा बात करते हैं नेगेटिव। पॉजिटिव क्या क्या होगा? पॉजिटिव ये होगा कि जनसंख्या परिवर्तन किसी भी क्षेत्र के आर्थिक विकास, बेहतर अवसरों को, सुविधा को दर्शाता है। जब सकारात्मक प्रभाव क्या होगा, जनसंख्या परिवर्तन होगा, तो ये इंडिकेट करता है कि हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है, बेटर अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, फैसिलिटी ज़्यादा मिल रहा है, इसलिए तो परिवर्तन हो रहा है। भैया आप गाँव से शहर क्यों आए? आपको सुविधा मिला तब तो आप आए। सिंपल सी बात सोचिए, आप माइग्रेशन आप क्यों किए? क्योंकि आपको सुविधा मिला तब तो आप माइग्रेशन किए, सिंपल सा लाइन है। लेकिन नेगेटिव इंपैक्ट क्या होता है कि सर्टेन लेवल ऑफ लीड्स टू प्रॉब्लम सच एज द डिप्लेशन ऑफ रिसोर्स। लेकिन दूसरा क्या होता है कि जब आबादी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, किसी एक जगह पर आबादी ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो वहाँ पर संसाधनों पर लोड ज़्यादा पड़ जाएगा, वहाँ के संसाधनों का यूज क्या होगा बताइए, ज़्यादा होगा। ओवर एक्सप्लॉयटेशन होगा तो शहर में नंबर ऑफ स्लम्स बढ़ जाएंगे, झुग्गी झोपड़ी बढ़ जाएंगे,
ठीक है। और बेरोजगार लोगों का जब एक जगह पर पूरा जमावड़ा हो जाएगा तो कई तरह के क्राइम बढ़ जाएंगे, तो ये सारा निगेटिव इंपैक्ट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो पॉजिटिव इंपैक्ट क्या है, आपको साइंस टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट मिलेगा, आपके लोगों की अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिलेंगे, लोगों का डेवलपमेंट ज़्यादा होगा, है ना। तो निगेटिव क्या होगा, निगेटिव ये होगा कि स्लम्स बढ़ जाएंगे, और साथ ही साथ एक जगह पर कंसंट्रेशन बढ़ने की वजह से कई तरह के आपको सामाजिक बुराइयां देखने को मिल जाएगी। जनसंख्या संक्रमण, अब इसको थोड़ा सा समझिए, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन क्या है। देखिए दुनिया के जिस भी देश का आज आप बात करेंगे ना, वो पहले इस अवस्था में नहीं था, अवस्था को क्या किया, बार बार चेंज हुआ है। तो जनांकीय संक्रमण अवस्था 3 अवस्था होती है, जनांकीय संक्रमण 3 अवस्था होती है। पहले कहते हैं ये होता क्या है, तो इस सिद्धांत के अनुसार, ध्यान सुनिए, अगर पूछे कोई आपके कि जनांकीय संक्रमण से आप क्या समझते हैं, तो कहिएगा इस सिद्धांत के अनुसार किसी भी देश की जनसंख्या उच्च जन्म और उच्च मृत्यु दर, निम्न जन्म और निम्न मृत्यु दर में बदल जाती है। यानी कि इससे पता हम ये करते हैं कि आने वाले समय में आबादी कितनी बढ़ने वाली है, आने वाले समय में आबादी कितनी घटने वाली है, कितनी बढ़ने और कितनी घटने का पहले से ही प्रिडिक्शन कर लेना, पहले से उसके बारे में ज्ञान ले लेना, ये क्या कहलाता है बताइए, जनांकीय संक्रमण कहलाता है। क्योंकि समाज, ग्रामीण, कृषि और निरक्षर शहरी, इसमें क्या होता है बताइए, हम निम्न मृत्यु दर से, सॉरी ज्यादा मृत्यु दर से निम्न मृत्यु दर की तरफ आते हैं, अशिक्षा से शिक्षा की तरफ आते हैं, गांव से शहर की तरफ आते हैं, बेरोजगारी से रोजगार की तरफ आते हैं। यानी आप अपनी अवस्था को क्या कर रहे हैं, बदल रहे हैं, और यही अवस्था का बदलना क्या कहलाता है, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन कहलाता है। क्या कहता है देखिए, ग्रामीण समाज कृषि निरक्षर से शहर की ओर, औद्योगिक और साक्षर समाज की ओर बढ़ता है। ये परिवर्तन चरणों में होता है, इसे सामूहिक रूप से जनांकीय चक्र के रूप से जानते रहते हैं। ये चेंज होते रहता है, यानी जो आज गरीब था धीरे धीरे गरीबी से बाहर निकलेगा, यानी धीरे धीरे वो अमीरी की तरफ बढ़ेगा। जहां पर पहले इंडस्ट्री नहीं था, धीरे धीरे इंडस्ट्री लेगा। जहां पर मैक्सिमम लोग पहले खेती कर रहे थे, धीरे धीरे रोजगार के नए नए अवसर आएंगे। तो इस तरह से आपको परिवर्तन देखने को मिलेगा, और यही परिवर्तन क्या कहलाता है बताइए, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन कहलाता है। अब क्या हो गया कि इसको आप समझिए, 3 सिद्धांत होते हैं इसके, 3 इसके मॉडल देखने को मिलता है। सबसे पहले चरण में बात करेंगे, इसमें प्रजनन क्षमता बहुत ज्यादा होगी, जन्म दर बहुत ज्यादा होगा, मृत्यु दर भी यहाँ बहुत ज्यादा होगा, महामारी ज्यादा होगा, परिवर्तन, खाद्य आपूर्ति के कारण होने वाले मौत का भरपाई करने के लिए लोग प्रजनन दर ज्यादा करेंगे, जनसंख्या वृद्धि धीमी होगी, जीवन प्रत्याशा कम होगा, जीवन जीने की औसत आयु कम होगी, प्रौद्योगिकी का स्तर बहुत निम्न होगा। ये हो गया पहला स्टेज। यानी वो देश जो जनांकीय संक्रमण के पहले नंबर पे आते हैं, वहां पर डेवलपमेंट कम होगा, टेक्नोलॉजी का लेवल कम होगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट कम होगा, ये सारे होंगे, वहां जन्म दर मृत्यु दर दोनों क्या होगा, आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। लेकिन जैसे आप सेकंड स्टेज में पहुंचेंगे, सेकंड स्टेज में प्रजनन क्षमता शुरुआती दौर में वैसे ही रहेगा, लेकिन मृत्यु कम जाएगा। प्रजनन अभी भी ज्यादा है, लेकिन मृत्यु क्या होगा, कम गया। धीरे धीरे क्या करेंगे, इंप्रूवमेंट करेंगे, हेल्थ में सुधार करेंगे, सुरक्षा में सुधार करेंगे, स्वास्थ्य में सुधार करेंगे। कहने का मतलब हो गया कि साफ सफाई पे फोकस ज्यादा करेंगे। तो कुल मिलाकर कह सकते हो कि धीरे 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 आप सुधार के स्तर पे चलेंगे, सुधार के स्तर की ओर चलेंगे। ये हो गया दूसरा चरण। अब चलिए तीसरे चरण की तरफ। तीसरा चरण में क्या होता है कि प्रजनन दर और मृत्यु दर दोनों काफी कम हो जाता है, प्रजनन दर और मृत्यु दर दोनों काफी कम हो जाएगा, याद रखिएगा। और जनसंख्या स्थिर हो जाती है, विकास दर कम हो जाता है, शहरीकृत, साक्षर जनसंख्या, उच्च तकनीक, इन सबों को नियंत्रित करने लग जाता है। यानी कि पूरी तरह से कह सकते हैं आबादी स्थिर हो जाती है। यानी ये हुआ तीसरा स्तर। 3 स्तर हो गए, आबादी सबसे तेजी से बढ़ेगा, घटेगा, आबादी में धीरे धीरे परिवर्तन होगा, और परिवर्तन मतलब मृत्यु दर बहुत कम जाएगा, और जन्म दर अभी भी कम नहीं हुआ है, तो आबादी बहुत तेजी से बढ़ेगा सेकंड वाले में। थर्ड आते आते क्या हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा। तो सबसे विकास का पहचान कौन स्तर है, थर्ड स्तर है। और हमारा और जनसंख्या नियंत्रण करने के लिए हम क्या क्या उपाय कर सकते हैं, तो परिवार नियोजन कर सकते हैं। परिवार नियोजन तक लोगों को पहुंचाना, मतलब लोगों को इसके प्रति जागरूक करना, ये बेहतर हो सकता है। उसका प्रचार प्रसार करना, गर्भ निरोधकों को मुफ्त में लोगों तक पहुंचाना, और बड़े परिवार होने की छूट, अगर बड़े परिवार हैं तो उनको छूट मत दीजिए। आप उनको कहिए कि अगर आप छोटा परिवार होगा तो आपको सुविधा ज़्यादा मिलेगा, छोटा परिवार होगा तो आपको क्या करेगी, सरकारी नौकरी मिले। कुछ ऐसी सुविधाएं दीजिए ताकि लोग छोटे परिवार की तरफ आगे बढ़ सके, छोटे परिवार की तरफ जागरूक हो सके। और हमारे आज का अंतिम टॉपिक, ये नाम आपको दिख रहा होगा, ये मॉल्थस साहब हैं। मॉल्थस साहब ने साफ साफ कहा था कि उन्होंने बताया था अपने मतलब क्या बोलोगे, एक प्रलय सिद्धांत में उन्होंने कहा था कि लोगों की खाद्य संकट की आपूर्ति होने, खाद्य संकट में बहुत बड़ा संकट आने वाला है खाद्य आपूर्ति में। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा कि जिस तरह से खाद्य आपूर्ति हमारा तेजी से बढ़ रहा है ना, उससे कई गुना ज़्यादा आबादी बढ़ रहा है। उन्होंने एक बड़ा अच्छा सिद्धांत दिया। उन्होंने कहा कि अगर आबादी 1, 2, 3, 4 सॉरी उन्होंने बताया था कि आबादी 1, 2, 4, 8, 16, 32 के हिसाब से बढ़ रहा है आबादी, जबकि हमारे पास संसाधन 1, 2, 3,
4 के हिसाब से बढ़ रहा है। कैसे बैलेंस होगा बताइए? चलिए 1 से 1 ठीक है, 2 से 2 ठीक है, लेकिन बताइए आबादी 4 हो गया, रिसोर्स 3 हो गया। बताइए यहाँ पर आबादी 8 हो गया, रिसोर्स 4 हो गया। तो जैसे जैसे तेजी से आबादी बढ़ रही है उस हिसाब से खाद्य आपूर्ति नहीं बढ़ रही है, उस वजह से अकाल, महामारी, बीमारी बढ़ते चला जाएगा। तो उन्होंने इसको बहुत बड़ा खतरा बताया है कि उन्होंने बताया कि अब को समय रहते क्या कर लेना पड़ेगा, आपको कंट्रोल कर लेना पड़ेगा। ये था हमारा चैप्टर। आई होप आपको कितना समय लगा, आपको आधा घंटा के आसपास का समय लगा, लेकिन आपने चैप्टर को, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उसको आपने कम समय में क्या कर लिया, रिवाइज कर लिया। तो ऐसे ही टॉपिक के लिए, ऐसे ही सब्जेक्ट के लिए, ऐसे ही कंटेंट के लिए आप हमारे इस आर्ट्स पाठशाला को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करिए, ताकि जिन बच्चों ने कम समय में तैयारी करने के लिए अपने जिद को बनाया है, उनके जिद को हम पूरा कर सकें। बाकी हैप्पी दुर्गा पूजा, हैप्पी नवरात्रि चल रही है, उसका भी, दशहरा का भी ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। आगे बढ़िए यूं ही, आगे बढ़ते रहिए यूं ही, देश के लिए कुछ करते रहिए यूं ही, क्योंकि नहीं करिएगा तो यूं ही निकल जाइएगा। तो यूं ही जाने से अच्छा है क्यों ना कुछ यूं ही कर लिया जाए, है ना। तो चलिए मिलते हैं अगले ब्रेक में। आप अपना ख्याल रखिए, पढ़िए, किताब पे थोड़ा फोकस ज़्यादा, कंसंट्रेशन ज़्यादा। बाकी अगर कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, संपर्क कर सकते हैं हमारे आर्ट्स पाठशाला के साथ। टाटा, बाय बाय।